हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोशन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम झारखंड की नदियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल आपको जो है वीडियो नहीं मिला था, थोड़ा टाइम का इशू हो गया था इसके वजह से, लेकिन आज फिर से मैंने आपके लिए वीडियो लाया है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड की नदियाँ। तो पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो हमने झारखंड का भौगोलिक परिचय कंप्लीट कर लिया, झारखंड की भूगर्भिक संरचना भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद झारखंड का धरातलीय स्वरूप, ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, झारखंड में अपवाह प्रणाली। ठीक है, इसके 3 घटक होते हैं या 3 घटक हैं। ठीक है, क्या क्या? तो झारखंड की प्रमुख नदियां, उसके बाद हम पढ़ेंगे जलप्रपात, और फिर हम पढ़ेंगे क्या, गर्म जलकुंड, गर्म जल कुंड। तो अभी हम पढ़ेंगे झारखंड की नदियां। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पहले क्या, कि झारखंड की जो नदियां हैं वो कैसी है। तो झारखंड की नदियां कैसी है, मौसमी। कैसी है, मौसमी है, यानी कि ये डिपेंड करती है मौसम के ऊपर। ठीक है, या कह सकते हैं इसे क्या, कि ये बरसाती है। यहाँ की जो नदियां हैं वो कैसी है, तो बरसाती नदियां हैं, यानी कि ये बरसात के दिनों में पूरा भर जाती है और गर्मी के समय पे ये पूरा सूख जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, कि जो झारखंड की नदियां हैं वो किस पे डिपेंड करती है, तो मानसून पर। किस पे निर्भर रहती है, मानसून पर निर्भर रहती है। ठीक है, बरसात के दिनों में ये इतना भर जाती है कि इसके वजह से नदियों में बाढ़ तक आ जाता है। क्या आ जाता है, बाढ़ भी आ जाता है। और गर्मियों के मौसम में ये क्या हो जाती है, पूरी सूख जाती है। गर्मियों के मौसम में पूरा सूख जाती है। जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आता है तो वो अपने साथ क्या लाती है, जलोढ़ मिट्टी। क्या लाती है, जलोढ़ मिट्टी। कभी भी जब किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आता है तो नदियां अपने साथ कुछ अवक्षेप लेके आती हैं। ठीक है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, जब ये बाढ़ का पानी सूख जाता है तो उसी क्षेत्र में जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है वहीं पे क्या की जाती है, तो खेती की जाती है। तो अगर उपजाऊ जगह है और वहां पे अगर खेती किया जा रहा है तो क्या होगा, फसल अच्छी होगी। ठीक है, फसल कैसी होगी, अच्छी होगी। तो इसी तरह का एक क्षेत्र है, यानी एक जिला है झारखंड का, कौन सा, पलामू। कौन सा जिला है, पलामू। ये बाढ़ तथा सूखा दोनों से ग्रसित है। बाढ़ तथा सूखा दोनों से ग्रसित क्षेत्र है। ठीक है, या दोनों से प्रभावित क्षेत्र है। दोनों से प्रभावित क्षेत्र लिख सकते हैं, या दोनों से प्रभावित जिला लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये बाढ़ के दिनों में यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और इसके साथ अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी लाती है। और सूखे के टाइम पे जब ये जलोढ़ मिट्टी सूख जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे खेती किया जाता है। किसका किसका, एक गेहूं हो गया, गेहूं चना, गेहूं चना इत्यादि का क्या किया जाता है, तो वहां पर खेती किया जाता है। आप उसमें सरसों भी ऐड कर सकते हैं, गेहूं चना और सरसों। तो ये सब का खेती जो है वो पलामू वाले क्षेत्र पे अत्यधिक होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे जलोढ़ मिट्टी ये सब पाई जाती है। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया क्या, कि झारखंड की जो नदियां हैं वो बरसाती हैं, लेकिन अपवाद में यानी कि एक्सेप्शन में आप देख सकते हैं, जो सोन नदी है, सोन नदी जो है वो बरसाती नदी नहीं है। ये सोन नदी सदाबहार है। ठीक है, सदाबहार नदी है। एक मिनट, नहीं लिखा गया है, सदाबहार नदी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, तो वर्ष भर यहाँ पे क्या होती है, जल रहती है। यहाँ पे क्या होता है, वर्ष भर जल यहाँ पे भरी रहती है। ठीक है, आप देखिएगा कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली जो गंगा नदी है, जो केवल साहेबगंज, जो झारखंड का जो जिला है, केवल एक ही जिला से क्या होती है, वो प्रवाहित होती है। ठीक है, नोट बना के आप लिख सकते हैं कि झारखंड में बहने वाली, झारखंड में बहने वाली नदियों में से जो गंगा नदी है, गंगा नदी, ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो एकमात्र जिला कहाँ पर, एकमात्र
जिला साहेबगंज, साहेबगंज, ठीक है। झारखंड में बहने वाली नदियों में से गंगा नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। या कह सकते हैं क्या कि झारखंड में बहने वाली नदियों में से गंगा नदी का उद्गम ग्लेशियर से होता है, ठीक है। पहले आप ग्लेशियर लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं किसी का भी जो उद्गम है वो ग्लेशियर से नहीं होता, केवल किसका होता है? तो गंगा नदी का। सो भी कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। ऐसे इसको लिख लीजिए, यहाँ पे जो खाली जगह वहां पे आप ग्लेशियर फिट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे झारखंड की जो नदियां हैं वो, यहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा है? पठारी इलाका है। कैसा इलाका है? पठारी इलाका है, ठीक है। तो पठारी इलाकों में जो चट्टान जो होते हैं, पठारी इलाकों में जो चट्टान होते हैं, इन चट्टानों से जो नदियां प्रवाहित होती है, चट्टानों से जो नदियां प्रवाहित होती है वो नौका गमन के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। नौका गमन के लिए, नौका गमन के लिए उपयुक्त नहीं, ठीक है। नौका गमन के लिए ये उपयुक्त नहीं होती है। लेकिन यहाँ की जो एक मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी है, जिसे क्या कहा जाता है? मोर नदी भी कहा जाता है। मयूराक्षी नदी को क्या कहा जाता है? मोर नदी, ठीक है। जिसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम कहाँ है? तो देवघर से, देवघर, ठीक है। देवघर से, देवघर में एक त्रिकुट पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। यहीं से क्या है? इसका उद्गम है, ठीक है। तो ये जो मयूराक्षी जो नदी है या मोर नदी जो है, ये नौका गमन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। नौका गमन के लिए उपयुक्त, यहाँ पे नाव ये सब चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ की जो नदियां हैं, झारखंड की जो नदियां हैं, इसे प्रवाह के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। प्रवाह के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। क्या क्या? तो पहला उत्तरवर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदियां, और एक है आपका क्या? तो दक्षिण पूर्वी नदियां, दक्षिण पूर्वी नदियां, ठीक है। उत्तरवर्ती नदियां किसे कहेंगे हम? उत्तरवर्ती नदियां किसे कहेंगे हम? जिसका प्रवाह, जिसका प्रवाह पठार भाग से निकलने के बाद या पठारी भाग से निकलने के बाद प्रवाह कहाँ हो? उत्तर की ओर। कहाँ हो? उत्तर की ओर, नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी नदियां कहने का मतलब क्या है? कि इसका जो प्रवाह है, यानी कि जब ये पठारी भाग से निकलेंगी, ठीक है, तो इसका प्रवाह जो है वो या तो पूर्व की ओर होगा या तो फिर दक्षिण की ओर होगा, या तो पूर्व की ओर या तो फिर दक्षिण की ओर, ठीक है। तो प्रवाह के आधार पर झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक उत्तरवर्ती नदियां और एक दक्षिण पूर्वी नदियां। तो आगे जो है हम इसी को पढ़ने वाले, ठीक है। जैसे देखिए झारखंड की नदियों को दो भागों में हमने बांटा, क्या? एक उत्तरवर्ती नदियां और दूसरा दक्षिण पूर्वी नदियां। तो उत्तरवर्ती नदियों में हम क्या किसे किसे पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम सोन नदी, पहला हम क्या पढ़ेंगे? सोन नदी, फिर उत्तरी कोयल नदी, फिर पुनपुन, फल्गु। फल्गु के बारे में बहुत से लोग भी जानते होंगे, इस नदी को माता सीता के द्वारा श्राप भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सकरी, चानन, कन्हर, बूढ़ा, औरंगा और अमानत नदी। तो ये सब जो है ये सारी है उत्तरवर्ती नदियां, ठीक है। ये कैसी नदियां हैं? उत्तरवर्ती नदियां। और बाद में फिर हम पढ़ेंगे क्या? दक्षिण पूर्वी नदियां पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी झारखंड की नदियां, जिसमें टोटल जो है हम 13 नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम उत्तरवर्ती नदियों को देख लेते हैं, ठीक है। उत्तरवर्ती नदियों में सबसे पहला जो भाग आता है, भाग नहीं, जो सबसे पहली जो नदी आती है वो कौन सी आती है? सोन नदी। कौन सी नदी आती है? सोन नदी, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एक मिनट, ये क्या लिखा गया? सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? आपने सुना होगा अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? तो मैकाल पर्वत आपने कभी सुना है? मैकाल
पर्वत, ठीक है, जो कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, कहाँ, एमपी में, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत से, ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसे क्या, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है, इसे मिटा लीजिए, ठीक है, वो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था। यहाँ पे आप लिख लीजिए मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, और ये है कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए अगर इसको बात किया जाए कि झारखंड में इसका प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है, प्रवाहित क्षेत्र झारखंड में, झारखंड में प्रवाहित क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो ये है गढ़वा और पलामू में। कहाँ कहाँ है, गढ़वा और पलामू में, ठीक है। इसे मैं मैप के थ्रू आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मैप में देखें तो जरूरी नहीं है एक्यूरेट जाएगा, बस आपको अंदाजा लगाना है इतना, ठीक है। ये है क्या, सोन नदी, सोन नदी, ठीक है, जो कहाँ कहाँ प्रवाहित हो रही है, तो गढ़वा और पलामू में, गढ़वा और पलामू में, ठीक है। अगर बात किया जाए कि ये भारत में मध्य प्रदेश के अलावा और कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, ये हमारे देश का हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि झारखंड के कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है, तो गढ़वा और पलामू से, ठीक है। यह नदी क्या करती है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है, यानी कि ये जो सोन नदी जो बह रही है वो क्या करती है, ये जो सोन नदी जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है, देखिए इस साइड पे क्या है, आपका बिहार है, इस साइड पे आखिर क्या है, झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सीमा बनाती है, किससे किसके बीच में, तो दो राज्यों के बीच में। कौन कौन से राज्य, तो झारखंड, झारखंड तथा बिहार के बीच में, झारखंड तथा बिहार के बीच में क्या करती है, ये सीमा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार की बरसाती नदी है, ये कैसी नदी है, बरसाती नदी है, ठीक है, जिसमें, एक मिनट, ये सॉरी ये बरसाती नदी नहीं है, मैंने वो कंफ्यूजन से बोल दिया, ठीक है, ये बरसाती नदी नहीं है, ये कैसी नदी है, ये सदाबहार नदी है। कैसी नदी है ये, सदाबहार नदी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सालों भर क्या रहता है, तो वर्षा यहाँ सालों भर क्या रहता है, यहाँ पे पानी भरा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि इसकी जो सहायक नदी हो कौन सी है, इसकी सहायक नदी, तो मैंने आपको 2-3 क्लास में बताया हुआ है कि यहीं पे आपकी एक उत्तरी कोयल नदी जो है वो प्रवाहित होती है। उत्तरी कोयल नदी क्या है, यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, ये उत्तरी कोयल। मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला इधर जो क्षेत्र है, ये उत्तरी कोयल बेसिन का है। ये मैंने बताया था ना आपको कि ये जो क्षेत्र ये किसका है, तो उत्तरी कोयल बेसिन का, उत्तरी कोयल बेसिन का, ये मैंने आपको पहले 2-3 क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी होगी, उत्तरी कोयल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम कि सोन नदी की सहायक नदी झारखंड में कौन सी है, तो उत्तरी कोयल। और अगर इसको पूछा जाए कि और इसकी कौन सी सोन नदी की सहायक है जो हमारे देश में है, तो एक है आपकी रिहंद नदी। कौन सी है, रिहंद नदी, ठीक है। तो जो रिहंद नदी है ये उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसी के ऊपर एक रिहंद डैम भी बनाया गया है, इसी के ऊपर क्या बनाया गया है, रिहंद डैम बनाया गया है, ठीक है। इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। देखिए रिहंद नदी जो है वो क्या है, कंट्री लेवल पे है क्या, इसकी सहायक नदी, ठीक है। और जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और इसी के ऊपर क्या बनाया गया है, रिहंद डैम बनाया गया, ठीक है। बात करते हैं अगर सोन नदी की लंबाई की, सोन नदी की लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, 784 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको दिखने को मिलेगा कितना, 780 किलोमीटर, ठीक है। ये जो सोन नदी है
आप देख सकते हैं कि ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी कि इसका जो मुहाना है वो कहाँ होगा, इसका जो मुहाना है वो कहाँ होगा, तो गंगा नदी में। कहाँ होगा इसका मुहाना, गंगा नदी में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें तो हो गया। अब एक इसका देख लीजिए, एक उपनाम। उपनाम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जो अपने घर पे रहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम क्या है, निधि नाम है मेरा। अब मान लीजिए घर में कुछ हमको और कुछ दूसरे नाम से पुकारा जाता है, आप लोग भी होंगे जिन्हें कुछ और नाम से पुकारा जाता होगा। उसी तरह से जो सोन नदी है उसकी भी कुछ उपनाम है, जैसे कि इसे एक सोनभद्र नाम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सोनभद्र। और उसके बाद इसका और एक नाम है क्या, हिरण्यवा। हिरण्यवा। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये सब सारी चीजें आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसका प्रवाही क्षेत्र कौन सा हुआ, गढ़वा पलामू, ठीक है। जैसा मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया। आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आपको मैप में भी ड्रॉ करना है, ताकि आपको एक अंदाजा पता चले कि जो सोन नदी वो किधर प्रवाहित हो रही है। ऐसे रटना नहीं है कि सोन नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र वो कहाँ है, गढ़वा पलामू, ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे कभी याद नहीं होगा, ठीक है। मैप के थ्रू जल्दी याद होता है। चलिए अब हम अगले नदी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, अगला नदी कौन सा है, तो उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। अभी हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका उद्गम क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से, तो रांची के पठार का मध्य भाग, रांची के पठार का मध्य भाग, ठीक है। या कह सकते हैं पिस्का क्षेत्र, ठीक है। बहुत से लोग वहां से भी होंगे कोई कोई, ठीक है। देखिए ये क्या होती है ना कि जो ये नदी जो है उत्तरी कोयल नदी, ये रांची के पठार से निकलकर, रांची के पठार से यहाँ से निकलकर, रांची का पठार तो यहीं पे ना है, ये वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था उस दिन, ठीक है। रांची के पठार से निकलकर ये पाट क्षेत्रों में, पाट क्षेत्र ये वाला प्रदेश है, ठीक है। पाट क्षेत्रों में निकलकर ये क्या होती है, यहीं से प्रवाहित होती है और उत्तर की ओर चली जाती है। और जहाँ जाके कहाँ से मिल जाती है, तो ये फिर सोन नदी से फिर मिल जाती है और इसकी सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रांची के पठार से, रांची के पठार से निकलकर, रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्रों में ढालों पर प्रवाहित होते हुए उत्तर की ओर चली जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दे रही हूँ, ये क्या है, उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। ये क्या है, उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। अगर इसका आपको अपवाह क्षेत्र पूछा जाए, अपवाह क्षेत्र, तो अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा होगा, रांची, लातेहार और पलामू। अपवाह क्षेत्र क्या क्या होगा, रांची, लातेहार और पलामू, ठीक है। रांची, लातेहार और पलामू। इसकी अगर आप ही को पूछा जाए डायरेक्टली कि इसकी जो मुहाना है या सोन नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पे है, सॉरी सोन नदी का नहीं, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कहाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये किससे मिल रही है, तो सोन नदी से। किससे मिल रही है, सोन नदी से। इसका मुहाना कहाँ पे है, सोन नदी, मुहाना कहाँ है, सोन नदी पे, ठीक है। और सोन नदी की क्या है, ये सहायक नदी है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो 260 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 260 किलोमीटर, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन नदी की क्या है, सहायक नदी है। और मिलती कहाँ पे, सोन नदी में मिलती है। लेकिन उत्तरी कोयल नदी का भी तो कोई सहायक नदी होगा कि नहीं, जरूर होगा, ठीक है। तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं, प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी,
औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, ठीक है। तो ये जो अमानत नदी है, औरंगा और जो बूढ़ा नदी है, ये किधर किधर से प्रवाहित होती है? देखिए, मान लीजिए मैं एक ऐसे ही रफली डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। जैसे इधर से जो है ये अमानत नदी आती है चतरा की ओर से, किधर से आती है? चतरा की ओर से, ठीक है। उसके बाद जो बूढ़ा नदी है, इसका जो क्षेत्र है ये लातेहार में है, ठीक है। ये जो बूढ़ा नदी है, बूढ़ा नदी, इसका क्षेत्र कौन सा है? लातेहार, लातेहार। और जो औरंगा नदी है, औरंगा नदी, ठीक है, औरंगा नदी, इसका क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लोहरदगा। कौन सा क्षेत्र है इसका? लोहरदगा, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां का मतलब क्या कि ये इसमें जाके क्या हो रही है? मिल जा रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी? औरंगा, जिसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? लोहरदगा से। उसके बाद अमानत, अमानत कहाँ से निकलता है? तो चतरा से, ठीक है। उसके बाद बूढ़ा नदी, ये कहाँ से निकलती है? लातेहार से, ठीक है। इसी बूढ़ा नदी पर, इसी बूढ़ा नदी पर क्या है? एक जलप्रपात का निर्माण होता है, कौन सा? तो बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, ठीक है। जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह झारखंड का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ठीक है, नहीं तो किसी किसी को पता नहीं चलेगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इतना तो समझ में आया। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो रांची के पठार का मध्य भाग, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैप के थ्रू मैंने बता दिया, ठीक है। और ये रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्रों में मूव करते हुए वो सोन नदी में जाके मिल जाती है, जो उसका मुहाना है। कुल लंबाई कितना? 260 किलोमीटर, ठीक है। अपवाद क्षेत्र कहाँ? रांची, लातेहार, पलामू। प्रमुख सहायक नदियां औरंगा, अमानत और बूढ़ा। औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ? लोहरदगा। अमानत का कहाँ? चतरा। और बूढ़ा नदी का कहाँ? तो लातेहार, ठीक है। और बूढ़ा नदी पर ही क्या होता है? तो बूढ़ा घाघ और लोधा घाघ जो जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए अब हम अगली नदी की ओर बढ़ते हैं। अगली नदी हमारी कौन सी है? तो पुनपुन नदी, ठीक है। इस नदी को किक्कट, इस नदी को किक्कट या फिर बमागधी के नाम से जाना जाता है, बमागधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस नदी को किस नाम से जानते हैं? किक्कट या तो बमागधी के नाम से, ठीक है। ये जो पुनपुन नदी है, ये जो पुनपुन नदी है, इसका उद्गम कहाँ पे है? पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ है? तो पलामू। उद्गम कहाँ पे है? पलामू, ठीक है। यानी कि ये वाला एरिया हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए कहाँ? ये उत्तर की ओर चली जाती है, ठीक है। 1 मिनट, ये दोनों में रेड आ गया। 1 मिनट जरा रुक जाइएगा, है ना। ये देखिए, ये जो पुनपुन नदी है, ये पलामू से निकलकर ये कहाँ हो जाती है? तो उत्तर की ओर ये प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसका उद्गम पूछा जाए तो कहाँ पे है? ये पलामू में, ठीक है। और इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है वो कहाँ पे है? यानी कि ये प्रवाह कहाँ पे हो रहा है? तो ये भी पलामू में है, ठीक है। प्रवाहित क्षेत्र कहाँ है? पलामू। कहाँ पे है? पलामू में, ठीक है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियां कौन सी होगी? दारधा, दारधा और मोरहर। सहायक नदियां कौन सी होगी? दारधा और मोरहर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी? तो इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। और ये उत्तर की ओर जा रही है, तो इसका जो मुहाना है वो कहाँ होगा? बहुत ही इजी है। तो जितनी भी उत्तरवर्ती नदियां हैं, मैक्सिमम का जो मुहाना वो कहाँ पे है? तो गंगा नदी। कहाँ पर है? गंगा नदी। देखिए, इस नदी के साथ एक प्राचीन जो क्या बोल सकते हैं कि मान्यता है कि पुराने समय में क्या किया जाता था, इस नदी को बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, या पवित्र नदी माना जाता था, ठीक है। और इसकी पूजा भी की जाती थी।
देखिए भारत में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही नदी, सभी नदियों की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। जैसे कभी आप देखिएगा कि गंगा किसी भी नदी के किनारे जो, जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र में गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है वहाँ पे कोई अगर नदी है या कहीं पे अगर डैम है या तालाब भी है अगर, तो शाम के समय कहीं कहीं पे आरती भी होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आरती भी की जाती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इस नदी के साथ ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, इसे पवित्र नदी मानी जाती थी और इसकी पूजा अर्चना भी की जाती थी, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला जो नदी है वो है हमारा कौन सा, तो फल्गु नदी। फल्गु नदी से बहुत से जो लोग होंगे वो क्या होंगे, वाकिफ, ठीक है। देखिए इसका जो उद्गम है फल्गु नदी, फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से है, तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से। छोटा नागपुर पठार का, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। झारखंड में ये कभी किसी को देखने को मिला है क्या आज तक, कभी भी कोई देखा है क्या, नहीं। लेकिन ऐसा क्या है ना कि इसका मान्यता है कि जो छोटा नागपुर का पठार जो है ये यहाँ से क्या होता है, ये प्रवाहित होते हुए कहाँ चला जाता है, तो ये एक मिनट, ये थोड़ा सा ना आप इधर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रवाहित होते होते कहाँ चला जाता है, तो ये गया में इंटर कर जाता है। कहाँ इंटर कर जाता है, ये गया में इंटर कर जाता है, ठीक है। जहाँ आपने देखा होगा कि ये नदी में जो है पानी जो रेत के अंदर होती है, कहाँ होती है पानी, रेत के अंदर होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसे माता सीता के द्वारा श्राप दिया गया था, ठीक है। जब उन्होंने पिंडदान करने के लिए गया था वहाँ पे, जब राम जी के साथ वहाँ पे वो गई हुई थी पिंडदान करने के लिए, तो उसी समय पिंडदान के बाद ही इस नदी को श्राप दिया जाता है। गुस्से में माता सीता ने इसे श्राप दे दिया था, ठीक है। इसकी है कुछ कथा, मैं बाद में से बताऊंगी, बस आप इसे समझ लिए क्या कि माता सीता के द्वारा इस नदी को श्राप दिया गया था, ठीक है। जिसके वजह से इसकी जो एक लोक कथा है, ठीक है, ये मतलब कथा के जैसे है कि माता सीता के द्वारा इसे दिया गया था श्राप, इसके वजह से इसकी जो इसका जो जल का प्रवाह है वो रेत के नीचे होता है। कहाँ होता है, रेत के नीचे, ठीक है। फल्गु नदी का अगर निर्माण की बात करें हम, तो ये छोटी छोटी सरिताओं से बनी है। कैसे कैसे बनी है, छोटी 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 सरिताओं के मिलने से, छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से बनी है, मिलने से बनी है, ठीक है। छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से बनी है। देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन सी है इसकी, सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो आपको देखने को मिलेगा एक निरंजना, निरंजना, और दूसरा देखने को मिलेगा आपको कौन सा, तो मोहना, निरंजना और मोहना। देखिए निरंजना जो नदी है इसकी एक और नाम है, इसका और एक नाम है क्या, तो इसे कहा जाता है लीलाजन। क्या कहा जाता है इसे, लीलाजन, इसे याद रखिएगा, ठीक है। जो निरंजना नदी है इसकी और एक नाम है क्या, तो लीलाजन, ठीक है। और दोनों ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। जो फल्गु नदी की ये क्या है, सहायक नदियां, ठीक है। देखिए जो फल्गु नदी है ये रेत के नीचे प्रवाहित होती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अंतःसलीला कहा जाता है, अंतःसलीला, ठीक है, अंतःसलीला या फिर भूसलीला, भूसलीला, अंतःसलीला या तो फिर भूसलीला कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था ना कि प्राचीन काल में मान्यता इस नदी की बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। और होता क्या था कि अभी भी लोग जो है वो पितरपक्ष के समय, यानी कि जब पिंडदान करने का समय आता है तो लोग जो हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो वहां पे क्या करते हैं, तो पिंडदान करने के लिए जाते हैं, पिंडदान करते हैं, ठीक है, पिंडदान करते हैं और यहाँ पे स्नान भी करते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में इस नदी की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, ठीक है। देखिए अगर इसका आपको पूछा जाए प्रवाह क्षेत्र, जैसे उद्गम तो झारखंड में हो रहा, कहाँ, छोटा नागपुर के, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग में। लेकिन अगर इसका प्रवाह क्षेत्र अगर आपको पूछ दिया जाए, प्रवाह क्षेत्र, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ है, तो बिहार में, ठीक है, ये बिहार में बहती है, ठीक है। यहाँ आपको झारखंड में देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक मिनट। अगला जो नदी है वो कौन सा है हमारा,
तो वो है सकरी नदी। कौन सी है? सकरी नदी, ठीक है। तो सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है? सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, सकरी नदी, ठीक है। देखिए इसका जो उद्गम है वो कहाँ पे है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। देखिए रामायण में, कहाँ? तो रामायण में यानी कि प्राचीन समय में इसे क्या कहा गया है? इस नदी को, रामायण में इस नदी को क्या कहा गया? सुमागधी। क्या कहा गया है? सुमागधी, ठीक है। देखिए मैंने अभी बोमागधी भी आपको बताया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है। देखिए पुनपुन नदी को क्या कहा गया है? बोमागधी। पुनपुन नदी को क्या कहा गया? बोमागधी, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? तो सकरी नदी, जिसे क्या कहा गया? सुमागधी। पुनपुन को बोमागधी और सकरी को सुमागधी से याद रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। रामायण में इस नदी को सुमागधी कहा गया है, ठीक है। ये नदी जो है अपना मार्ग बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ साल में क्या करती है? चेंज कर लेती है। इससे लोगों को क्या होती है? हानि होती है। तो इसके वजह से ये क्या है? कुख्यात है। कुख्यात का मतलब जैसे कोई बुरे काम के लिए जो फेमस कैसे हो जाता है, ठीक है, बदनाम हो जाता है, बदनाम होने से उसका नाम हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्या है? सकरी नदी के साथ भी वही कंडीशन है या बात कर सकते हैं, ठीक है। सकरी नदी मार्ग बदलने हेतु, मार्ग बदलने हेतु क्या है? कुख्यात है, कुख्यात है, ठीक है। इस नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? तो कियूल और मोरहर, कियूल और मोरहर, ठीक है। और इसका जो मुहाना कहाँ है? तो उत्तर की ओर बह रही है, तो किधर होगा मुहाना? गंगा नदी, गंगा नदी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए गंगा के ताल क्षेत्र में, गंगा के ताल क्षेत्र में, ठीक है। गंगा के ताल क्षेत्र में, ठीक है। सकरी नदी का मेनली आप नाम याद रखिएगा, क्या? सकरी नदी का आप मेनली ये नाम याद रखिएगा, क्या कि इसे रामायण में क्या कहा गया? कौन से नाम से इसे पुकारा गया है? तो सुमागधी। और पुनपुन को बोमागधी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी जो है वो मार्ग बदलने है तो कुख्यात है, तो वो कौन सी है? सकरी नदी। कौन सी है? सकरी नदी, ठीक है। चलिए अब हम अगले नदी की ओर बढ़ते हैं। अगला जो नदी है वो कौन सी है? तो चानन। कौन सी नदी है? चानन, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ पे है? चानन नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। चानन नदी का उद्गम कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार। ये जो चानन नदी है इसका नाम और क्या नाम है? तो पंचाने या पंचानन, ये इसका प्राचीन नाम है। जो पंचानन है जो इसका जो प्राचीन नाम है, ठीक है। तो घिस पीट के कैसा हो गया? ये चानन हो गया, ठीक है। घिस पीट के कैसा हो गया? ये चानन हो गया। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम कुछ होता है, ये जैसे मान लीजिए किसका नाम बताएं? जैसे मान लीजिए किसी का अगर नाम मंगल है, ठीक है, किसी का नाम मंगल है, तो कैसे उसको मंगलू मंगलू बोल देता है कोई, या कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो उसका नाम थोड़ा सा बिगाड़ कैसे देता है सब। तो वही जैसा क्या है ना कि इस नदी के साथ भी वही बात है। इसका नाम जो है कितना अच्छा पंचानन था, लेकिन लोगों ने इसका नाम कैसा कर दिया? चानन कर दिया, ठीक है। पंचानन इसे क्यों कहा गया इस नदी को? क्योंकि ये जो नदी है ये 5 धाराओं से मिलकर बनती है। पंचानन क्यों कहा जा रहा है?
ये 5 धाराओं से मिलकर बनती है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि 5 धाराओं से, इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं ना, लिख लीजिए यहाँ पे कि 5 धाराओं से, 5 धाराओं से, या 5 धाराओं के लिख लीजिए, 5 धाराओं के मेल से विकसित होने के कारण, विकसित होने के कारण, ठीक है। तो 5 धाराओं के मेल से विकसित होने के कारण, वो 5 धाराएं कौन सी है, ये मैं यहाँ पे से इंडिकेट कर देते, ठीक है। वो 5 धाराएं कौन सी है, तो पहला जो है वो है तिलैया, क्या है, तिलैया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, धरांजे, दूसरा कौन सा है, धरांजे, ठीक है। तीसरा कौन सा है, पैमार, तीसरा कौन सा है, पैमार। चौथा है महाने, और पांचवा जो है वो क्या है, धीपरा। कहीं कहीं आपको ढीपरा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो धरांजे है कहीं कहीं आपको मिल जाएगा घरांजे, ठीक है। ये जो पांचों जो धाराएं हैं ये कहाँ मिलती है, तो ये गिरियक पहाड़ी के पास में मिलती है, गिरियक पहाड़ी के पास, कहाँ मिलती है, ये गिरियक पहाड़ी के पास में मिलती है, ठीक है। ये जो पांचों धाराएं हैं ये गिरियक पहाड़ी के पास में मिलती है, और ये क्या करती है, तो पंचानन नदियों का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे अगला नदी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगली नदी कौन सी है, तो कन्हर नदी। कौन सी नदी है, कन्हर। तो कन्हर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, कन्हर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से, छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से, सुरगुजा से, ठीक है। देखिए ये जो कन्हर नदी है, कन्हर नदी जो है वो गढ़वा में भंडरिया प्रखंड, गढ़वा में भंडरिया प्रखंड, ठीक है। यहाँ पे क्या करती है, ये प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा में क्या होता है, इसका उद्गम होता है, और ये गढ़वा के भंडरिया प्रखंड में क्या करती है, प्रवेश करती है। भंडरिया प्रखंड में क्या करती है, प्रवेश करती है। और भंडरिया प्रखंड के बाद ये आती है रंका प्रखंड में, कहाँ आती है, रंका प्रखंड में, ठीक है। और उसके बाद ये आती है धुरकी प्रखंड में, कहाँ आती है, धुरकी प्रखंड में, ठीक है। और इसी धुरकी प्रखंड में आपने सुना होगा क्या, यहाँ पे एक सुखलदरी जलप्रपात है, क्या है, सुखलदरी जलप्रपात, ठीक है। जो सुखलदरी जलप्रपात जो है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। सुखलदरी जो जलप्रपात है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है, ठीक है। यहाँ पे जब मकर संक्रांति जब आती है, ठीक है, या जब त्योहार आता है मकर संक्रांति का, तो उस समय जो है यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मकर संक्रांति के समय लिख लीजिए, मकर संक्रांति के समय मेला लगता है, मेला लगता है, ठीक है। मकर संक्रांति के समय यहाँ क्या होता है, तो मेला लगता है, ठीक है। ये जो सुखलदरी जलप्रपात जो है ये एक पर्यटन केंद्र बन गया है, ठीक है, पर्यटन केंद्र बन गया है। जो गढ़वा आप देख रहे हैं ये जो जिला है वो जो सटे जो राज्य है वहां से भी क्या होते हैं, लोग भी यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लोग भी क्या आते हैं, घूमने आते हैं यहाँ। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ से लोग क्या आते हैं ना, यहाँ पे घूमने आते हैं, ठीक है। यहाँ से लोग क्या करने के लिए आते हैं, इस सुखलदरी जलप्रपात में घूमने के लिए भी आते हैं, ठीक है। और मकर संक्रांति के समय यहाँ पे मेला भी लगता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि कन्हर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ के सुरगुजा, ये गढ़वा के जो भंडरिया प्रखंड है वहां पे प्रवेश करती है, और रंका प्रखंड में उसके बाद धुरकी प्रखंड में आती है जहाँ पे सुखलदरी जलप्रपात है, और वहां पे मकर संक्रांति के समय मेला लगता है। और यह एक तरह का पर्यटन केंद्र बन चुका है, ठीक है, जहाँ से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी इसे देखने को आते हैं, ठीक है।
अगली जो नदी है वो कौन सी है, बूढ़ा नदी। तो मैंने आपको बताया था क्या कि ये नदी जो है वो उत्तरी कोयल की क्या है, सहायक नदी है। किसकी, उत्तरी कोयल की, उत्तरी कोयल की, उत्तरी कोयल की क्या है, ये सहायक नदी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इसे, उत्तरी कोयल, मान लीजिए कि ये उत्तरी कोयल है। ठीक है, उत्तरी कोयल। ठीक है, जो बूढ़ा नदी है उसका जो क्षेत्र है वो कौन सा, लातेहार। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया कम पड़ जा रहा है, आप बस समझ जाइएगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ उससे आप उसे अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, बूढ़ा नदी कहाँ पे, लातेहार में। ठीक है, लातेहार। ठीक है, तो जो बूढ़ा नदी है उसका उद्गम कहाँ पे होगा, उद्गम कहाँ है, तो महुआ टांड़, महुआ टांड़ लातेहार, महुआ टांड़ लातेहार। महुआ टांड़ और एक जगह है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाइएगा, महुआ टांड़ जो है वो और एक जगह है। एक मिनट थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। बोलते बोलते ना गला थोड़ा सूख जाता है। ठीक है, ये जो बूढ़ा नदी है वो उसका उद्गम कहाँ है, महुआ टांड़ लातेहार। महुआ टांड़ आपको और एक जगह है, जो ललपनिया वाला जो क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे आप कभी भी कोई जो लोग होंगे तो वहाँ देखिएगा ना, वहाँ पे एक गांव भी है जिसका नाम महुआ टांड़ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि उद्गम तो पता चल गया, इसका मुहाना कहाँ होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं इसका मुहाना कहाँ है। ये आखिर मिल कहाँ रही है, उत्तरी कोयल नदी में। ठीक है, तो मुहाना इसका क्या होगा, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। मुहाना कहाँ होगा, उत्तरी कोयल। अपवाह क्षेत्र कहाँ होगा, अपवाह क्षेत्र, तो ये ज्यादा बड़ी नदी तो है नहीं, ये किसी की सहायक है, तो बहेगी केवल लातेहार में। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ होगा, लातेहार। ठीक है, और ये जो बूढ़ा नदी है ये करती क्या है, ये झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात का निर्माण करती है। झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात, झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सा, तो बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, हमने बताया था क्या कि उत्तरी कोयल नदी की 3 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, बूढ़ा नदी, औरंगा और अमानत। तो बूढ़ा नदी को तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं कहाँ, तो औरंगा नदी में। ठीक है, देखिए औरंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, औरंगा नदी का उद्गम तो कहाँ होता है, ये किसको, किसको जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, तो लोहरदगा, कहाँ पे है, लोहरदगा में। ठीक है, और इसका जो मुहाना होगा वो कहाँ होगा, तो इसका भी मुहाना तो उत्तरी कोयल में ही होगा। कहाँ होगा, उत्तरी कोयल में। कहाँ होगा, उत्तरी कोयल में। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए उत्तरी कोयल का क्षेत्र है। ठीक है, और लोहरदगा का क्षेत्र मान लीजिए ये वाला है, और यहाँ पे ये जो औरंगा नदी है ये क्या हो रही है, तो यहाँ पे आके मिल रही है। ठीक है, औरंगा नदी जो कहाँ पे है, लोहरदगा में। कहाँ है, लोहरदगा में। ठीक है, देखिए अगर आपको पूछा जाए कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ होगा, अपवाह क्षेत्र कहाँ होगा, तो लोहरदगा, लोहरदगा, लातेहार, लोहरदगा, लातेहार और पलामू। कहाँ होगा, लोहरदगा, लातेहार और पलामू में। ठीक है, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ, किसको, लोहरदगा। ठीक है, किसको मतलब क्वेश्चन वाला किसको नहीं, क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद मुहाना कहाँ, उत्तरी कोयल, अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार और पलामू। ठीक है, और एक नदी जो हमारी बच जाती है वो कौन सी है, तो अमानत नदी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, या इस नदी का भी पानी पी ही लेते हैं हम लोग, सारी नदियों का तो पानी हमने पी लिया, अब बच गई है केवल अमानत नदी। ठीक है, तो अमानत नदी मैंने आपको बताया था कि ये है उत्तरी कोयल। ठीक है, जो सोन नदी से आके क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अमानत नदी है, ठीक है, मान लीजिए कि चतरा के क्षेत्र से ये यहाँ पे आके मिल रही है। ठीक है, अमानत नदी, अमानत नदी
कहाँ से आ रही है? तो चतरा की ओर से। कहाँ से आ रही है? चतरा की ओर से। तो इसका उद्गम जो है वो कहाँ होगा? उद्गम चतरा। उद्गम कहाँ होगा? चतरा। मुहाना कहाँ होगा? सोन नदी। सोन नदी होगा कि उत्तरी कोयल होगा? जल्दी बोलिए। अच्छा आप लोग बोलिएगा, कहाँ से, लाइव क्लास नहीं है ना, चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसका जो मुहाना होगा वो कहाँ होगा? तो उत्तरी कोयल। कहाँ होगा मुहाना? उत्तरी कोयल, सोन नदी नहीं, ठीक है। उल्टा पुल्टा आंसर नहीं देना है, ठीक है। मुहाना कहाँ होगा? उत्तरी कोयल, ठीक है। अपवाह क्षेत्र कहाँ होगा? अपवाह क्षेत्र कहाँ होगा? चतरा, लातेहार, चतरा, लातेहार और पलामू। चतरा, लातेहार और पलामू में, ठीक है। अमानत नदी जो है उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ? चतरा, मुहाना, उत्तरी कोयल और अपवाह क्षेत्र चतरा, लातेहार और पलामू। तो फ्रेंड्स आज जो पढ़ना था, ठीक है, तो मैंने केवल आपको जो है उत्तरवर्ती नदियां ही मैंने बताया है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ठीक करना, मैं इसे भूल गई थी। देखिए जो अभी हमने जो नदियाँ पढ़ा वो क्या पढ़ा? तो झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ। क्या पढ़ा अभी हमने? झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ, ठीक है। इसका जो अगला वीडियो आएगा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एब्सेंट होगा, बस कल थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, इसकी वजह से मैं जो वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम दक्षिणवर्ती नदियों को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करते करते झारखंड के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।